सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को मैं जानकारी दूंगा मैं कि अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है आप लोग को कहीं भी नहीं मिल रही है। एक्चुअली मैं आपको पढ़ाने के लिए ये मैं पीडीएफ बहुत ही मैनेज करके लाना पड़ा मुझे। तो मैं आप लोग के लिए पीडीएफ लेके आया हूँ, तो इसमें आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे अभी तक पढ़ते आए ना, भारत स्किल से जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसका कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आप लोगों ने अभी रिसेंट में ही देखा होगा कि भारत स्किल पे क्या हुआ था कि जो आपके पीडीएफ्स पड़े हुए थे, एक्चुअली जो क्वेश्चन बैंक था, वो अभी रिमूव करके वहाँ पे क्वेश्चन के सेट्स ला दिया गया है। तो वो जो सेट्स लाया गया है उसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आपके वो सेट्स बना के दे दिए कि आपको क्या होता है कि आपको अभी तक सैंपल पेपर कहीं भी नहीं मिलता था। जो भी सैंपल पेपर दिया करते थे आपको, वो सैंपल पेपर क्या होता था कि आपको उसके पैसे देना पड़ते थे। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा, तो उसने क्या किया कि क्वेश्चन बैंक को हटा दिया। पीडीएफ अभी भी पड़े हुए, आप निमी मॉक टेस्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको चाहिए तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। आप जो भी जिस भी ट्रेड के हैं आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोग की अच्छे से मदद कर सकूं। और आप लोग का इतना सपोर्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे ऐसे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका पैटर्न पूरा वही है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है, जो हमारा एक मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल आज क्या बोल रहा है, बेसिक इंग्लिश स्किल से, ठीक है। तो चलिए इसको आज हम शुरुआत करते हैं। तो बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न आ रहा है कि इसमें आपसे ये बोल रहा है कि क्या होता है कि ये नेमिंग वर्ड से स्टार्ट कर रहा है। नेमिंग वर्ड्स में आपको क्या समझते हैं? नेमिंग वर्ड्स मतलब कहने का मतलब कि जो इसमें नेमिंग वर्ड्स दिया हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, फटाफट पढ़ना है। एक्चुअली इसलिए मैं इसको स्किपेबल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ, बस आपको बेसिक चीज़ जरूर बता दूंगा कि इसको कैसे आपको याद रखना है, या आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, और बहुत ही वीडियो पे बने रहिए अंत तक। पूरा वीडियो देख के जाइएगा और फिर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, बिल्कुल भी बताइएगा। तो चलिए, जो अभी नेमिंग वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये भी नेमिंग वर्ड्स आया था, तो इसमें क्या पूछा गया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है। इसमें आपका पूछ रहा है इंग्लिश इज ए कैसी लैंग्वेज। तो कॉमन, डे, नाइट, इवनिंग। आप लोग सीधे से समझो इसमें ऑड क्या है। डे, नाइट, इवनिंग एक चीज बताता है ना कि ये वही तो एक जैसा कि एक ही पैटर्न होते हैं। तो डे, नाइट, इवनिंग, ये तो एक दिन का वो बता रहा है। पर यहाँ पे ऑड क्या है, ये कॉमन। तो यहाँ पे इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज। देन यूजिंग इंटरनेट इफ इजी इफ वी लर्न। अगर यूजिंग इंटरनेट इज इजी इफ वी लर्न इंग्लिश। आपको पता होगा कि अगर हमसे इंग्लिश आती है तो हमको इंटरनेट यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से उसको चला सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन, वी कैन लर्न इंग्लिश बाय प्लेइंग, कुकिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉन। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? आंसर तो दिया हुआ है गाइस, ये साइड पे देखिए पूरा दिया हुआ है, आप लोग को सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग इससे पूरा देख के पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये देख लीजिए, इसमें ये सारे आंसर दिए हुए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको पूरा छोड़ा रहने देता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी नेमिंग वर्ड्स में ऐसा है कि आपको इसमें कुछ भी वर्ड्स फिलअप करने के लिए ही आएगा। जब आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो इसमें वर्ड्स फिलअप करने के लिए ही पूछेगा। अब ये आपकी बेसिक स्किल को पूछता है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। इसमें ऐसा कोई टफ क्वेश्चन मिला क्या आपको? इसमें भी देख लीजिए, ये जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांसेस, दैट मीन्स 1% चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एक आ जाए, बस। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेनली ये पूछे जाते हैं ऐसे, जैसे ये 6 हो गया, 7 हो गया, और ये भी 4 नीचे के, मतलब 3 नीचे पे नहीं, 8, 9, 10, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है वो, कॉमनली ग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें ये पूछ सकता है, जैसे नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, नेमिंग वर्ड्स को और क्या बोलते हैं? नाउन्स, वर्ब्स, एक्शंस, प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं। एंड नेमिंग वर्ड्स तो वही होते हैं ना, जिस चीज़ से हम किसी वर्ड्स को नेमिंग मतलब नाम से बुलाते हैं, वही नेमिंग वर्ड्स कहलाता है। तो इसमें ये नाउन्स होगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम अ पीपल, प्लेस, एनिमल्स आर एंड थिंग्स आर। क्या होती है? ऐसा शब्द जो शब्द यूज किया जाता है किसी नाम, मतलब नाम की तरह, किसी व्यक्ति के, किसी जगह के, और किसी एनिमल्स के, या किसी वस्तु के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? पर्सन, टेबल, नेमिंग वर्ड्स या की नेमिंग वर्ड्स होता है।
समझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फटाफट ये यहाँ पे आ गए हम नेक्स्ट वाले में। अब यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स आ गया, सिंगुलर और प्लूरल लिखे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ नेमिंग वर्ड्स पढ़ा कि क्या होता है नेमिंग वर्ड्स। किसी बताया ना वहाँ पे अभी हमने आपको, नेमिंग वर्ड्स किसी भी चीज़ का नाम लिखना है, किसी चीज़ को नाम देना, किसी भी इंसान हो गया, किसी भी पर्सन हो गया, किसी भी प्लेस हो गया, किसी भी थिंग्स हो गई, एनी थिंग्स। तो जिसमें नाम जिसका दिया जाता है उसको नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। देन अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या अब ये को बोल रहा है नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अब आपको ध्यान देना सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब सिंगल, मतलब एस और ई एस जो ये लगता है, और यही सारी चीज़ें हैं इसमें ध्यान देने के लायक। तो आपको ये क्वेश्चन अगर पूछता है पेपर में तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एस और ई एस के हिसाब से देखना। आपको बताएगा कि वो आपसे पूछता है कि आप सिंगुलर और प्लूरल यूज़ करना है, या इसका सिंगुलर क्या होगा या इसका प्लूरल क्या होगा। तो आप लोग इसके लिए ध्यान रखना, और कुछ भी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे वहाँ पे बनेगा नहीं। बहुत ही ईजिली पेपर आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने स्टूडेंट से मिला हूँ, तो स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग को बस वीडियो पे बने रहिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए, और आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा में, सिर्फ आपको वीडियो देखना है। वीडियो देखते जाइए, आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर, कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स प्लूरल सिंगुलर सपोजिट्स। अब यहाँ पे आपने आंसर देख ही लिया होगा, बी डला हुआ है, तो बी में प्लूरल क्यों है आपको पता है क्या? क्योंकि कैट्स की बात हो रही, कैट की नहीं, कैट्स एस लगा है। देखिए यहाँ पे ये जो कैट्स लिखा है, तो कैट्स लिखा हुआ है, आपने को क्या चाहिए, CAT, कैट, कैट चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी हमको कैट की जरूरत है, तो यहाँ पे ये प्लूरल हो गया। देन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन पर्सन प्लेस और थिंग्स इज प्रेजेंट। अगर कोई जैसे इसमें ऐसा कौन सा सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स लगेगा जो कि एक, मतलब कहने का मतलब कि एक सिंगल पीस की बात कर रहा हो, बहुत सारे लोगों की नहीं। तो मैनी, फ्यू, वन या नॉन क्या होगा? फ्यू मतलब कुछ होते हैं, मैनी मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, वन मतलब सिर्फ एक, नन मतलब कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा वन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको एग्जाम्पल ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये 30 नंबर क्या बोल रहा है, प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? चिल्ड्रन। आपको तो ये बेसिक है तो पता ही होगा, ऐसा पर्सन, इन्फेंट, किड तो होगा नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप लोग इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी जब आप पढ़ोगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ये बेसिक इंग्लिश स्किल थोड़ा बड़ा मॉड्यूल है, तो इसको मुझे कवर अप करना है सिंगल वीडियो में। तो गाइस आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैंने एक पेज पूरा ओपन करके रखा, और इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख सकते हैं अपने पास, और इसको सॉल्व करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ऐसा दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन को तो आप जानते हो कि सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में, और प्रोनाउन की इसमें देखिए कि प्रोनाउंस एग्जाम्पल में क्या दिया, ही, सी, हर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ स्पेलिंग्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड नेमिंग वर्ड्स। इसमें ही, सी, हर कहाँ यूज किए जाते हैं, यानी किस प्लेसेस पे? तो नेमिंग वर्ड्स के प्लेस में ही, सी यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे किसी का नाम नहीं बोला जाता, ही का मतलब यह वह, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई ये ऐसा हो गया, या ही इज प्लेइंग मतलब ये खेल रहा है। तो इस चीज को क्या करते हैं, ही को किससे डिनोट करते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहला जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया जाता, इसको अपॉइंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स आ गया, ठीक है। अब दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू, हम किसको रेफर करते हैं जब हम दे यूज करते हैं, तो क्या रेफर होता है, ही, शी, मैनी पीपल्स, अवर। अब आपको दे मतलब वे होता है, वे लोग, दे आर प्लेइंग, मतलब वे लोग खेल रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि दे का मतलब दे से ऐसा पूछ रहा है कि इसमें सी आंसर होगा, इसलिए इसमें मैनी पीपल्स बताया हुआ है। ही और सी की तो परमानेंट एक की बात हो गई कि ये खेल रहे हैं, इसमें दे को बोल रहे हैं ना, तो दे मतलब वे लोग, तो वे का मतलब बहुत सारे लोग हुए ना, ही और सी तो सिंगुलर हो जाता है, और आवर का मतलब अपने लिए बोलता है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। दे बहुत सारे लोग, वे लोगों के लिए मतलब वे सभी लोग, तो ऐसा तो मैनी पीपल्स हो गया। ऐसे ही पूछता है प्रोनाउंस में, कुछ भी आपको ऐसा समझने लायक नहीं है कि जो उसमें आपको समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे पूछता है 18 नंबर, द प्रोनाउन आई इज यूज फॉर, आई किसके लिए यूज होता है बताओ? माई सेल्फ के लिए यूज होता है ना, अदर्स, दैट और मैनी, मैनी के लिए तो हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोग, अदर्स मतलब और भी कोई लोग,
दैट्स मतलब ये यही सारे लोग। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसमें जो प्रोनाउन की बात कर रहा है, इसमें प्रोनाउन आई जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो माई सेल्फ के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लोग ये आप लोग देख लीजिएगा, ये 19 और 20 एग्जाम्पल्स हैं। आपको इस लोग इसका चेक करिएगा और मुझे इसका कमेंट करके फटाक से बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। मैं आंसर छुपाऊंगा इसका भी। चलिए मैं हमको आंसर दिखा देता हूँ, ये लीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाक से। आप लोग को अगर पता था तो आंसर आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, सॉरी मॉड्यूल वही है बस नेक्स्ट पेज में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स क्या कहलाते हैं आपको पता है क्या? एक्शन वर्ड आर आल्सो कॉल्ड क्या कहलाते हैं बताइए? वर्ब्स। क्यों? एक्शन वर्ड्स मतलब कहने का मतलब कि अगर हमको वर्ब क्या है, क्रिया होती है ना, क्रिया का मतलब एक्शन वर्ड ही तो होता है। एक्शन मतलब किसी एक्शंस को ही वो डिफाइन कर रहा होता है वर्ब। जैसे प्लेइंग, ये तो वर्ब है ना। जैसे कुकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये तो सारी चीज़ें यही है ना वर्ब। तो इसमें एक्शन वर्ड वर्ब को ही कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि एक्शन वर्ब आर आल्सो कॉल्ड, एक्शन वर्ड को और क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब बोलते हैं, क्रिया। ठीक है, अब वर्ब्स टेल्स द एक्शंस ऑफ अ काउ, चेंज, एक्ट, नेमिंग वर्ड्स। अब जो वर्ब होता है वो क्या क्या चीज, किस एक्शन को बताता है? नेमिंग वर्ड्स के लिए। जस्ट दैट मीन्स ये जो एक्शन होता है कि ये जैसे आप वर्ब की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वर्ब टेल द एक्शंस ऑफ द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो नेमिंग वर्ड्स में यूज़ हो रहा है ना, या ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन अपॉइंट तो कर रहे हैं ना, तो नेमिंग वर्ड्स के अंदर ही तो आएगा ये। तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इससे समझ सकते हैं, देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। अब क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, सराउंड्स एंड मैनी मोर्स। मादर चो, देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो क्वेश्चन बोला कि जब बोला जा रहा है या किसी चीज़ का डिपेंडेंट है, तो उसमें क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, सराउंड्स एंड प्रोसेसेस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या बताएगा। डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाता है, या सराउंडिंग यानी कि जो आपके आसपास चीज़ें हैं, और प्रोसेसेस, क्या प्रोसेसेस होती हैं काम करने की, या कुछ भी ऐसा, मतलब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, या कहाँ पे इसको और क्या किस नाम से बुलाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर अप करेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा, वर्ब पढ़ा। वर्ब को आपने ये जाना कि वर्ब को और किस नाम से बुलाया जाता है, एक्शन वर्ड को वर्ब बोला जाता है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में बात की जाएगी, जो कि डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, सराउंडेड्स एंड प्रोसेसेस होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव में कहलाता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव में देखिएगा क्या क्या बात कही जा रही है कि एडजेक्टिव आर्स, कौन सा वर्ड से, ये साउंड, फिनिश, डिस्क्राइबिंग ए नेचुरल। साउंड तो साउंड वर्ड्स कहाँ से हो गया, फिनिश वर्ड्स भी नहीं होता, डिस्क्राइबिंग होता है। डिस्क्राइबिंग मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन करना। ठीक है, एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव का मतलब, एडजेक्टिव को तो मतलब पता है ना, विशेषण या किसी चीज़ की विशेषता बताता है, तो बताता है ना, जैसे ही इज़ मास्टर इन अ प्लेइंग फुटबॉल, तो ऐसा होता है ना कि तो आप उसकी विशेषता बताते हो। तो इसमें यही चीज़ें बताता है, या तो उसके प्रोसेसेस बता रहा है कि यार वो क्या क्या है, किस चीज़ में बहुत आगे है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड हम, ये लोग आपको ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, वो क्या बोल रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द नेमिंग वर्ड्स, बैड, सैड, नंबर्स। नेमिंग वर्ड्स में होता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी क्या पढ़ा, हम तो पूरा चैप्टर ही पढ़ते आ रहे हैं ना नेमिंग वर्ड्स का। तो इसमें नेमिंग वर्ड्स में क्या हो रहा है कि इसमें यही पूछ रहा है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब समझ गए ना आप लोग, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं कि मतलब किसी चीज़ को विशेषता बताते हैं, तो वो भी एक नेमिंग वर्ड्स के अंदर ही आते हैं। वो भी पूरी इंफॉर्मेशन नेमिंग वर्ड्स के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए 28 नंबर में सॉल्व करके बताता हूँ। इट इज़ अ डैश नाइफ, फिल इन द करेक्ट ऑब्जेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो इट इज़ अ नाइफ, सॉरी इट इज़ अ डैश एंड द नाइफ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस शार्प एंड देयर। शार्प ही होगा ना, शार्प मतलब बहुत ही तेज तेज धार वाला चाकू है। दिस इज अ शार्प नाइफ।
एंड तो नहीं होगा, दिस इज अ एंड नाइफ, ये तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो आप लोग को ऐसे ही ध्यान रखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव फिलअप के लिए पूछता है तो आपको क्वेश्चन पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव, ऐसा करके पूछेगा और फिर आपको क्वेश्चन दे देगा। उसमें आपको एडजेक्टिव, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो मॉड्यूल मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसी मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन फंसेंगे। आप 100% गारंटीड मैं बोल रहा हूँ। आप लोग जब पेपर दे के आइएगा फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या आपने देखा, या ये चीज़ें मिलती थी कि नहीं मिलती थी वहाँ। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और बता ही रहा हूँ कि आपको कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 29 और 13, तो 30 आप लोग देख लीजिएगा, आंसर दिया हुआ है इसमें। और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे आया और विशेषण क्या है, आपको मैंने इसलिए बता दिया कि विशेषण में इससे क्या होता है, विशेषण को और किस नाम से जाना था, ये बेसिक है, यही पूछता है आपसे। इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि द सी इज़ ब्लू, तो इन दिस सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव, तो इसमें क्या एडजेक्टिव है बताओ। द सी इज ब्लू, सी में अगर सी इज ब्लू है तो क्या इसके विशेषण क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस। ब्लू सीधे इसमें विशेषण क्या बता रहा कि जो समुद्र है वो नीला है। द सी इज ब्लू, तो ब्लू क्या है, ब्लू जो बता रहा है वो एक विशेषता ही तो है ना समुद्र की। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। अब ये वाला आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब इंट्रोडक्शन टू पंचुएशंस। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ से हम पंचुएशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब पंचुएशन इज, अब यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं तो पंचुएशंस की क्या बात कही जा रही है। द पंचुएशन इन द सेंटेंस मेक्स द मीनिंग डैश टू अंडरस्टैंड। पंचुएशंस का, पंचुएशन जो इन अ सेंटेंस मेकिंग, तो जब हम पंचुएशन का यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने में तो उसको हम क्या समझते हैं, इस एम्बिगस, न्यूक्लियर, थिंक, क्लियर, आप क्या समझते हो यार। क्लियर मतलब इसकी जो मीनिंग होती है पंचुएशंस की, तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। आखिर अगर पंचुएशन का मतलब सीधे से ऐसा होता है कि पंचुएशन तो हम तभी यूज़ करते हैं जब उसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो पंचुएशन इज इन अ सेंटेंस मेक्स द मीनिंग क्लियर टू अंडरस्टैंड। पंचुएशन का हम यूज़ करते हैं क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, आप लोग इसको समझ पाए होंगे। पंचुएशन का यूज़ हम तभी करते हैं जब किसी भी सेंटेंस बनाते वक्त कुछ, जब उसका एकदम क्लियर मीनिंग निकले, ठीक है, जिससे सामने वाले को समझ में आए, तभी हम पंचुएशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे। तो द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ डैश लेटर्स, कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव, इटैलिक्स। जब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम सेंटेंस को लिखने से पहले स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में लिखते हैं, कर्सिव में लिखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए जब हम स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस का तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉमा इज यूज टू शो अ फुल स्टॉप, पेयर, ब्रेक, कैपिटल लेटर। जब हम ब्रेक लेते हैं, दैट मीन्स ब्रेक, जब थोड़ा सा रुकते हैं ना तभी तो हम कॉमा लगाते हैं ना, कि थोड़ा सा रुकने के लिए यहाँ पे रुकना है, फिर विद द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे 34 नंबर, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग को सारे आंसर दिए हुए हैं, आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको जब एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, देखो वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए नहीं हूँगा गाइस, इसलिए आप लोग ध्यान रखो कि क्वेश्चन आप लोग खुद से समझो। मेरा यहाँ पे काम है, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको पंचुएशन में क्या पूछता है, कैसे पूछता है, मैं सिर्फ वो बताने आया आपको। क्वेश्चन समझना आपका काम है, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद से वहाँ पे वेरीफाई करोगे ना। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ, अगर सीता लिखा है तो वहाँ पे हो सकता है राधा लिख दे, बाकी क्वेश्चन सेम हो सकता है, ये 80% चांसेस हैं, समझ रहे हैं। बाकी इसी से उठा के पूछेगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें टॉपिक कवर अप करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो क्या बोल रहे हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस इंट्रोडक्शंस। अब हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस, या ये बता रहा है कि अब हम सेंटेंस को इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, या कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, यही होगा सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, सेंटेंस तो तभी बनता है, मतलब कहने का मतलब एक वाक्य का जो बनाया जाता है वो कई सारे शब्दों से मिलके ही बनता है, और उसको उन सभी शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो एक वाक्य बनता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि सेंटेंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग्स।
ठीक है, अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। A declarative sentence tell us some informations or explanations. It ends with, अगर हम कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स अगर हमने ये किया, ये हमने कहा कि पंखे को बंद करो, ये हमने डिसाइड कर दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया कि आपको बंद करना ही है, तो उसके बाद हम कोई क्या लगाते हैं, लास्ट में कॉमा लगाते हैं ना। तो यहाँ पे हमको क्या आंसर आएगा, फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा बोलता हूँ, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ना, क्योंकि हम जब बोल दिए कि हम डिक्लेयर कर दिए ना कि हाँ ये चीज़ खत्म हुई बात यहीं से, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद द, तो एक्सक्लेमेटरी समझते हैं ना आप लोग, एक्सक्लेमेटरी का साइन आपको पता होगा, ये देखिए आपको दिख भी रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो आपके आंसर में लिखा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी साइन ये होता है गाइस, ये आप लोग देखो, ये जो है दैट मीन्स ऐसा करके ऐसा लिखा रहेगा और ये ऐसा साइन बना रहता है। एक्सक्लेमेटरी का एक लाइन खींची रहेगी, उसके नीचे एक पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें जो आपका है वो है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल अस समवन सम इंफॉर्मेशंस और एक्सप्लेनेशन, ये तो आपने डन कर लिया। एक्सक्लेमेटरी भी आपने पढ़ लिया। अब 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाओ द फ्लावर्स इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, तो दिस इज किस तरह का सेंटेंस है ये, वाओ, वाओ मतलब किसी ने वो चौंक रहा है, आश्चर्यजनक हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लगेगा। वाव, ये एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिख रहा होगा, वाव के जस्ट बाद लगा, WOW लिखा है, उसके जस्ट बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो आपको सीधे समझ जाना कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं गाइस, सब कुछ लिखा हुआ है इसी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसके पैराग्राफ की तरफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, राइटिंग सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की राइटिंग करना है, मतलब लिखना है। तो क्या है कि इसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। तो अभी हम चलिए बताते हैं आपको कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज, एवरी कंप्लीट सेंटेंस दैट मीन, समझ रहे हैं आप, हर एक वाक्य कंप्लीट तब होता है उसके जो, मतलब एक कंप्लीट वाक्य में कितने पार्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है ना कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, किसी भी सेंटेंस में इतना तो कॉम्प्लीमेंट्री इतना तो होगा ही, अदरवाइज वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डैश इज वॉट और हुम अ सेंटेंस इज अबाउट। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि वॉट और हुम, मतलब वॉट मतलब क्या, हुम मतलब कौन, ठीक है, सेंटेंस अबाउट, तो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है या ऑब्जेक्ट है या वर्ब है, तो आपको पता होना चाहिए ही, शी, आई या दे, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट रहता है हमेशा, हु, व्हाट, वूम, विच, वेयर, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। अब आपको 43 नंबर क्वेश्चन बोला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ सेंटेंस इज, जब करेक्ट ऑर्डर, किसी भी सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही होगा। मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कि ये सेंटेंस में होना ही होना है, और ये इसके करेक्ट फॉर्म है, और ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये 2 सेंटेंस, ये जो 2 एग्जाम्पल दिए हैं 40 और 45, तो इनको आपको खुद से सॉल्व करना है, और इसका कमेंट में आंसर देना है, आप लोग फटाफट कर दीजिए कमेंट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रीडिंग एक्टिविटी का। अभी हमने यहाँ पे कहा राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस लिखा, अब यहाँ पे हम रीडिंग एक्टिविटी करते हैं। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से बनाए जाते हैं और इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इंफॉर्मेशन इज बाय, मोस्ट इफेक्टिव वे मतलब कहने का मतलब कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एक जिसमें कोई परेशानी नहीं आती है, तो इफ़ेक्टिव वे से किसी इन्फॉर्मेशन को जानना किसके थ्रू होता है, राइटिंग के थ्रू तो ठीक है, बट आदमी रीडिंग से ही पढ़ पाते हैं ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी की। अगर मान लीजिए कहीं हम न्यूज़ पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते उसको रीड करते हैं ना, तब तो हम उसकी एकदम इफेक्टिव वे में हम उसको समझ पाते हैं कि आखिर वो उसमें क्या लिखा गया है, क्या चीज़ है। सुनने में तो आदमी कुछ चीज़ें भूल जाती है, बट क्या होता है कि जब हम रीडिंग पढ़ते हैं, रीडिंग मतलब जब हम उसको रीड करते हैं, तो हमें एकदम इफेक्टिव वे में उस चीज़ को हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 47 नंबर, अ पोस्टर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग डैश। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर एक पोस्टर को प्रेजेंट करने में, अगर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में क्या यूज़ करना जाता है, तो नोवेल, स्टोरी, इमेजेस एंड कलर्स, एक्सरसाइज और फॉर प्रैक्टिस। तो आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करने में या पोस्टर में इंफॉर्मेशन लिखने के लिए क्या चाहिए आपके पास,
इमेजेस और कुछ कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पोस्टर में आदमी स्टोरी और नॉवेल तो लिख नहीं देता है। और एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस, किस तरह की एक्सरसाइज गाइज? आपको पोस्टर लिखने के लिए बोल रहा है तो इमेजेस और कलर चाहिए ना, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 48 नंबर क्या बोल रहा है? सिम्बल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू, हमें जो सिंबल्स होते हैं वो क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, या हम किस तरह की उनसे सिंबल से हम किस तरह की जानकारी को समझ पाते हैं, या हमें जो साइंस होते हैं वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कलर्स, इमेजेस, वर्ड्स, पोस्टर्स, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सिंबल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजेस, हम सिंबल्स को इमेजेस के थ्रू ही पहचानते हैं, वो हाथों में टच करने पे तो पता नहीं चलता। कलर से भी ऐसा नहीं पता चलता कि क्या है, जब उसको इमेज देखते हैं ना तभी तुमको कलर और वर्ड्स और पोस्टर सब कुछ दिखता है ना। तो हम सबसे पहले क्या होगा, सिंबल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजेस, इमेजेस के थ्रू ही हम सिंबल्स को पहचान सकते हैं। अब ये 49 और 50 आप लोग करके बताएंगे, और जल्दी से फटाफट इसका आंसर देखिए आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। मैं इसलिए सारे पेजेस को एक बार में एक ही पेजेस ओपन कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उन लोग की भी मदद की जा सके। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग कमेंट करिए, बिल्कुल भी भूलिए मत। मैं आपको सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाता हूँ और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ ले आ पाता हूँ, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं स्पीकिंग की ओर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे रीडिंग, अब हमको स्पीकिंग करना है, मतलब बोलना है, ठीक है? अब बोलने में क्या आएगा? पीपल्स कैन हियर द इमोशंस एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो क्या जो इंसान हमारे आसपास के रहते हैं, जो हमको सुन रहे होते हैं, तो हमारे इमोशंस को और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ पाते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है? बोलने के थ्रू, ठीक है? अब यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश कॉन्टैक्ट विद द पीपल्स वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। जब हम आई कांटेक्ट अच्छा रखते हैं अपना, मतलब जब हम सामने वाले को देखते हैं और सामने वाले से देख के और बात करते हैं और हमारा आई कांटेक्ट अच्छा होता है, तो सामने वाले के पास एक अलग ही इंप्रेशन होता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझते आना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस थ्रू योर, इमोशंस को किस किस चीज़ के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो? हाइट, वेट, वॉइस, सिचुएशंस। वॉइस के थ्रू, सिचुएशन को तो आप नहीं बता सकते ना, इमोशन को आप सिचुएशन से कैसे दिखा सकते हैं? तो आपको वॉइस से बोलना पड़ता है अपने इमोशंस को दिखाने के लिए। यार मैं कैसा फील कर रहा हूँ, या सैडिस्टिक मोमेंट है या हैप्पी मोमेंट है, तो आप उसको चीज़ को कैसे वॉइस के थ्रू बताते हो ना सामने वाले से, तब तो सामने वाला बंदा समझ पाता है ना। तो ये स्पीकिंग से रिलेटेड था। आप लोग को इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है? अब बढ़ते हैं लिसनिंग पॉइंट पे। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए हर पेपर में छोड़ूंगा, आप लोग को इसको ध्यान रखना है, ठीक है? आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और फिर आप लोग बताइएगा कि आपको इनमें से क्वेश्चन कितने फंसे थे आपके एग्जाम में, ठीक है? अब बढ़ते हैं लिसनिंग वाले में। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ स्पीक एंड लिसन वेल। आपको आना चाहिए बोलना और सुनना। अगर आप बोल अच्छा लेते हो तो आपको सुनना भी अच्छा आना चाहिए। ये एक बेस्ट एम्प्लॉय, जैसे अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे हो, तो ये आपके अंदर एक स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आप इस बोल भी सको और अच्छा सुनना, मतलब एक लिसनर भी आप अच्छे होने चाहिए, ठीक है? अब 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी हैव टू डैश फॉर इंस्ट्रक्शन इन अ क्लासरूम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम क्लासरूम के लिए, ये क्वेश्चन अभी एक बार एक लड़का था, वो स्टूडेंट था मेरा, तो वो बताया था कि सर ये क्वेश्चन आया था, वी हैव टू डैश फॉर इंस्ट्रक्शंस इन अ क्लासरूम। तो हमें क्या करना चाहिए? लिसन, क्लास के इंस्ट्रक्शंस को लिसन करना चाहिए। अभी 27 को एग्जाम था ना, उसमें एक मेरा स्टूडेंट था, उसने ये क्वेश्चन को मेरे को अपॉइंट किया था, उसको ये ध्यान था, तो उसने मेरे को बताया था कि सर मैं आपका ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। एक्चुअली मैं अभी वीडियो बना नहीं पाया था, तो ये वीडियोस थोड़ा मैं लेटली डाल पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा मैं परेशान था। तो ये क्वेश्चन मेरे को बताया था कि वो ये क्वेश्चन आया था सर, तो एक्चुअली मैं आपको पूरा बता दिया हूँ। आप लोग इन्हीं चीज़ से पढ़िए, गारंटीड गाइस, आप लोग को बिल्कुल भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इसी से आएगा। मेरे पास हर ट्रेड के पीडीएफ हैं, आप लोग किसी भी ट्रेड के हो, प्रॉपर मेरे को अपना नाम बताओ, अपना कमेंट में नाम लिखो और अपना ट्रेड बताओ, और आपको जिस ट्रेड से चाहिए आपकी पीडीएफ आप मुझे कमेंट करो, या आप अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना इंस्टा आईडी दे दो, तो मैं आपको उसी में ट्रांसफ़र कर दूंगा वो पीडीएफ्स, या उसमें जिसमें आप
एबल रहोगे लेने के लिए। टेलीग्राम नंबर या कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर मैं ही अपना आपको दे दूंगा तो आप उसमें से ध्यान से देख पाएंगे। क्या क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्या बोल रहा है, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू डैश द इंफॉर्मेशन गिवन। हमें सुनना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें वो चीज़ भूले ना, या उस चीज़ को हम समझ सकें, या वो हमसे दोबारा मतलब जिस चीज़ को एक बार हम सुन लेते हैं ना उसको हमें याद करना, या हम एक अच्छे लिसनर होना चाहिए कि हम प्रॉपर सुन सकें उस चीज़ को और वो हमारे माइंड को अपॉइंट करता रहे हमेशा। तो एक सुनने से पहले कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अंडरस्टैंड, आपको समझ में आना चाहिए। तो तभी तो आपके सुनने का मतलब है, अदरवाइज जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन करोगे कि यार मैं सुन लिया हूँ, या आप कैसे सुन पाए हो तो आप उसको कैसे बताओगे कि हाँ मैं सुना हूँ और मुझे इसकी जानकारी है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, ठीक है। अब ये आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट पेज में क्या बात की जा रही है, सबसे पहले टॉकिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब हम बात करेंगे थोड़ा पसंद और नापसंद की, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थिंग्स और एक्टिविटीज दैट वी इंजॉय आर। अगर कोई वस्तु है तो अगर उसकी कोई एक्टिविटी है, ठीक है, तो दैट वी इंजॉयज आर, हम कैसे उसको एंजॉय कर सकते हैं कोई एक्टिविटी को। डिसलाइक्स है, नेगेटिव से, बोथ ए बी और लाइक्स, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। हम इंजॉय तभी करते हैं जब हम उसको पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ होगी या कोई भी एक गतिविधि, जैसे आपकी कोई भी, जैसे आपको फ़ोन चलाना अच्छा लगता है तो अगर आप उसको अच्छा लगता है तब तो आप वो करते हो ना, तभी तो आप उसको इंजॉय कर पाते हो। तो इसी चीज़ से हम यही चीज़ें बात करने वाले थे कि टॉकिंग अबाउट लाइक्स और डिसलाइक्स, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घबरा जाते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मेरा क्या होगा, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, तो इन्हीं सब से आ रहा है गाइस। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मेरी पूरी सीरीज़ डली हुई है, प्लेलिस्ट पे आप चेक करिएगा, मैं पूरा वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। और इसकी अभी अभी प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चल रही है, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जाके पूरी वीडियोज़ देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी इसको हम 62 नंबर पहले क्लियर अप करते हैं। डिसलाइक्स आर थिंग्स टुवर्ड्स विच वी हैव। डिसलाइक्स, जैसे किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ में हम काम कर रहे हैं तो अगर वो चीज़ हमें ना पसंद है तो हमारा उसके पीछे क्या होता है, निगेटिव इमोशन होता है ना, पॉजिटिव इमोशन या लाइक तो हो ही नहीं सकता ना। अगर हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, जैसे फ़ोन चलाना है और हमारा सिर दर्द हो रहा है तो हमारा मन नहीं लगेगा ना। दैट मीन्स अगर हम वो हमारा क्या होगा, निगेटिव इमोशंस होगा, अरे यार मैं नहीं चलाने वाला, मुझे मन नहीं कर रहा, ऐसा बोलते हो ना आप लोग। तो इस चीज़ को आप लोग समझो, ये आपके डिसलाइक्स हैं, लाइक्स नहीं है। तो इस चीज़ से आप समझ जाओ। अब 63 नंबर क्वेश्चन को चलिए बता देता हूँ। आई एडोर फ्रेज इज यूज टू एक्सप्रेस डैश ऑफ समथिंग। अब आई एडोर, इसमें ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि आई एडोर फ्रेज आई यूज टू एक्सप्रेस ऑफ अ डिसलाइक्स, अ बैड फीलिंग्स, अ स्ट्रॉन्ग एडमायरेशंस, अ पुअर एडमायरेशंस। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम किसी चीज़ को अपनी या अपनी फ्रेजेस को या अपने एडोर को, अपनी चाहत जो होती है, अगर हम किसी से एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्या एक स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन होना चाहिए सामने वाले से, मतलब एक अच्छी, मतलब एक अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि यार मैं सामने वाले को अपनी सारी चीज़ें, सारे अपनी पूरी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ उस बंदे से। तो जब हमें एक स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन हो जाता है, दैट मीन्स हमें उसको भरोसा हो जाता है, तभी हम उस पर सारी चीज़ें बता पाते हैं। तो ये क्या आपका जो है ये एक आपको जब पसंद आता है ना तभी आप सामने वाले से बात कर पाते हो। तो यही है एक स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। क्या बोल रहा है, ग्रीटिंग्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शंस। अब ग्रीटिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए, या सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कैसे दोगे सामने वाले को, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सबसे बड़ा टॉपिक है। और आपको सबसे पहले तो अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आपको पहले ग्रीट करना आना चाहिए, फिर आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते आना चाहिए। तो आप लोग ग्रीट कैसे करते हो, जैसे आप अपने क्लास में जाते हो तो सर के पास जाते हो तो क्या बोलते हो,
गुड मॉर्निंग सर बोलते हो ना, या आपके जो कल्चर पे होता है नमस्ते प्रणाम, तो ये आपकी ग्रीटिंग होती है, ठीक है। और आपने इंट्रोडक्शन से तो आप देखो, इंट्रोडक्शन का मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आप एकदम प्रॉपरली इंग्लिश में ही बोलो। तो इंट्रोडक्शन तो आप हिंदी में भी अपना देते हो ना सामने वाले को, कि मैं ये हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ। तो ये आपका इंट्रो हुआ। तो आप लोग को बी प्रिपेयर होना चाहिए कि आप जब कंपनी पे जाओगे इन फ्यूचर, जो भी आईटीआई में छात्र हैं, अगर वो ये पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने पे उनको इस चीज़ का एक मन में होगा ना कि यार मुझे कुछ करना है आगे, तो मैं उसको कैसे करूँगा। तो आपको इस चीज़ से मतलब, अगर आपका कहीं इंटरव्यू होता है, तो आप इंटरव्यू में क्या हिंदी से थोड़ी इंट्रोडक्शन दोगे, आप इंग्लिश से दोगे ना, क्योंकि आपको एक अपनी कोर वैल्यू बताना है वहाँ पे कि हम क्या हैं और कैसे हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं या हमारे क्या एथिक्स हैं। तो आप वहाँ पे सारी चीज़ें अपना सेल्फ इंट्रो में आप बताओगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इन फैमिली, वर्क प्लेस, हाउस या पेरेंट्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल तो आपको पता होगा। फॉर्मल तो अक्सर उस जगह पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आपका ऑफिस हुआ, या गवर्नमेंट ऑफिस होता है, या कहीं भी मतलब जो भी ऑफिशियल काम किए जाते हैं वहाँ पे फॉर्मल लेटर यूज़ होते हैं, या फॉर्मल वर्ड्स यूज़ होते हैं, या फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल का अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स, अपने सिस्टर्स, ये सब सारी चीज़ें जो जैसे बोलते हैं ना, अपने फ्रेंड्स से शाम हो जाती है तो यार, यार गुड इवनिंग भाई, ऐसा बोलते हो ना आप लोग, तो ये भी आपका इनफॉर्मल होगा कि आप अपने नॉर्मल किसी भी आदमी से इनफॉर्मल अगर बात करते हो तो वो ग्रीट करते हो, तो वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है। तो फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज टू वर्क प्लेसेस, सॉरी यूज्ड इन वर्क प्लेसेस में यूज होती है फॉर्मल ग्रीटिंग्स। अब डैश ग्रीटिंग्स आर यूज्ड वाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स विथ, हाँ तो ये इनफॉर्मल हो गया, मैंने आपको बता दिया था। अब 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इसमें से क्या है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती है, हाय, जिसे बोलते हैं ना हाय यार, आप व्हाट्सएप पे भी हाय करते हो ना, तो इनफॉर्मल ही होता है। बट सर, अगर अपने आप सर को मैसेज करते हो, या किसी भी ऑफिस मैनेजर को, या अपने एचआर को, या अपने असिस्टेंट को, किसी को भी, तो आप गुड मॉर्निंग या कुछ ऐसा ग्रीट करते हो ना, तो वो फॉर्मल में आता है। और इनफॉर्मल की आप बात करोगे तो डायरेक्टली आप किसी से भी हाय बोल सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। अब हम बात करेंगे आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। पूछना और सवालों का पूछना और सवालों का जवाब देना। अब थोड़ा हम ये भी सीखेंगे और हम भी ये भी जानेंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज, वो क्या कहलाता है। जब आप किसी से कुछ पूछते हो तो उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन। इजीली है, दिया हुआ है ऑप्शन, देख लीजिए आप लोग। फिर क्वेश्चंस ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे हुए हैं, तो आप लोग को बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेना कि यार मेरे को याद कैसे होगा ये चीज़ें। याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो आपको क्वेश्चन में ही है। 73 नंबर, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, डैश क्वेश्चंस गिव्स क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन द पर्सन्स वांट टू नो। देखो, ऐसा कौन से क्वेश्चंस होते हैं या जिसमें आपको क्लियरली इंडिकेट किया जाता है, या किसी भी पर्सन्स के बारे में, या कि वो उसके बारे में क्या कहा जाता है, कि आप किसी किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो या जानते हो, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस को क्लियरली इंडिकेट्स करता है, या उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो इसी बारे में ये क्वेश्चन है। तो WH, फिर यस और नो, नो और बोथ ए बी एंड सी। तो बी एंड सी तो होने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि यस और नो वाला क्वेश्चन तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। व्हाट, WHAT मतलब व्हाट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया। तो ये WH से ये आपसे क्वेश्चन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन वाले मार्क या क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हैं तो WHAT से ही होते हैं। डब्ल्यू वेयर से होता है, और व्हेन होता है, विच होता है, वर होता है, तो वेयर होता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें WH से ही, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक मतलब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वो उसमें WH ही होगा। क्यों, क्योंकि WH से ही सारे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वेयर, व्हाट, विच, व्हेन, सब। होम तो वो भी WH से ही होता है स्टार्ट, आप लोग को पता ही होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, ग्रुप डिस्कशंस ऑन सिंपल टॉपिक्स। अब ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है सिंपल टॉपिक्स पे, तो चलिए मैं बात करता हूँ। तो व्हेन टू और मोर पीपल्स गिव देयर थॉट्स एंड व्यू ऑन अ टॉपिक।
अपना अपना व्यूज़ और अपना अपना थॉट्स, जब किसी दो लोग के बीच में बात होती है तो वो अपने थॉट्स और अपने व्यूज़ अपना टॉपिक का देते हैं ना, अपने टॉपिक का कैसे क्या मैंने यार वहाँ पे क्या देखा, मैंने वहाँ पे क्या किया, या मेरे क्या थॉट्स, मेरे दिमाग में क्या विचार आया इस चीज़ को लेके, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। ठीक है। अब 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रुप डिस्कशंस हेल्प अस लर्न मोर, सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, क्रिएट प्रॉब्लम्स, बोथ ए एंड बी। लर्न मोर और सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स दोनों होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है ग्रुप डिस्कशन से, प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है और हम किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अब 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ ग्रुप डिस्कशन। इसमें से ऐसा क्या है जो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या अपना ओपिनियन नहीं रख पाते हो अपने ग्रुप डिस्कशन में। इट सीम्स टू मी दैट, लिसन टू मी, इन माई ओपिनियंस आई डोंट क्विट एग्री। आप एक बात बताइए, अपने ग्रुप डिस्कशन में होता है तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि हम सभी लोग को सुन रहे होते हैं, वहाँ पे अपना ओपिनियन देने के लिए हमें डायरेक्टली कैसे क्या वहाँ पे जब चल रहा होता है तो हमें क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ग्रुप डिस्कशन चलना होता है तो अपने आप को एक्सप्रेशन या आपके अपने ओपिनियन को देने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते, हे लिसन टू मी, ऐसा नहीं बोलते ना, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन में ये एक हेट होता है, आपको हेट मिलेगा इसकी वजह से अगर आप लिसन टू मी बोलोगे। दैट मीन्स वहाँ पे आपको सबको सुनना होता है गाइस, आप डायरेक्टली वहाँ पे ऐसा नहीं बोलते हे लिसन टू मी, मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप। वहाँ पे एक नियम होता है, आप ऐसा बोल सकते इन माई ओपिनियन राम इज प्लेइंग टू, सॉरी राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आप ऐसा बोलोगे कि इन माई ओपिनियन, तो वहाँ पे आपको सब सुनेंगे। बट ए लिसन टू मी, तो ये आपको थोड़ा हेट दिलाएगा ना आपको सबके सामने जब आप ऐसे बात करोगे, तो ये प्रॉपर वे नहीं होता। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हम अपने आप को कैसे अपनी स्किल्स को अच्छा करने के लिए आए। चलिए आगे हम नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है, टेलीफोन स्किल्स। अब आपको यहाँ पे टेलीफोन में जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो भी हमारे पास एक स्किल होनी चाहिए जिससे हम सामने वाले से ढंग से बात कर सकें। ठीक है, अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल, तो जो पर्सन होता है वो अगर कॉल को उधर से कॉल किया है तो आपको क्या करना चाहिए, सॉरी कीपैड, कॉलर, फेस या कॉन्टैक्ट। जो पर्सन कॉल करता है या उससे आप क्या बोलते हो, या वो क्या है पर्सन कॉल करने वाला, तो वो कॉलर कहलाता है ना गाइस, क्योंकि वो कॉल कर रहा है। अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल, जो पर्सन है, जो आदमी है जो कॉल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं ना। जो जहाँ में कॉल कॉल कर रहा है उसे कॉलर ही तो बोलते हैं ना। एंड 82 नंबर क्वेश्चन, रिसीवर इज अ पर्सन हु ब्लॉक्ड डायलर रिसीव्स नॉन्स। रिसीवर वो होता है जो कॉल को रिसीव करता है, अ पर्सन हु रिसीव द कॉल्स, दैट्स कॉल्ड रिसीवर। फिर 83 नंबर क्वेश्चन, फोन कॉल हैज़ हाउ मेनी फेसेस, यानी डैश फेसेस। तो जो कॉल के वो होते हैं फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, यहाँ पे आपको ये कि क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो फ़ोन कॉल होते हैं उसके 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस में क्या होता है, सबसे पहले कॉलर होता है, देन वहाँ पे एक मिडिल होता है जो कि आप एक टॉकर यानी आप बात कर पाते हो, और लास्ट वाला क्या होता है, रिसीवर्स या जो रिसीव करता है। ठीक है, इसमें 3 फेजेस होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग ही सॉल्व करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पूछे जाते, एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके समझने के लिए, तो आप लोग इसको देखिए समझिए, और जब आपको समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट कर दीजिए तुरंत, मैं आपको बता दूंगा। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, आप लोग इसमें कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं जल्द फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है फ्रेंड्स, तो इसको मुझे कवर अप करना है पूरा। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस। आपको पहले रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों आनी चाहिए, आपको पढ़ते आना चाहिए। अगर आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन वाला पेज दिया जाता है और आपको उसमें बताया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये आप किस काम के लिए, यहाँ पे क्या वैकेंसीज हैं, या किस किस काम के लिए आप हायरिंग किए जा रहे हो, तो आपको सारी चीज़ों का उसका पता होना चाहिए। ठीक है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट विच हैज़ डिटेल्स ऑफ अ जॉब इज स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिटेल्स और नॉन। अगर हम देखिए, जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स विच हैज़ डिटेल्स ऑफ अ जॉब इज जॉब डिटेल्स, जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हो अपने तो जॉब के पर्पस के लिए, तो वो आपके क्या होती है, उसको जॉब डिटेल्स ही तो बोलते हैं ना।
जॉब वहाँ पे सबमिट करते हो तो आपसे पूछता जाए ना, अगर अपनी जॉब डिटेल फिल करके आप दे दीजिए या तो अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेस। डॉक्यूमेंट प्रोसेसेस को जॉब डिटेल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ कंपनी नेम, रोल यू ज्वाइन, और कंपनी जॉब और समरी। अब इसमें क्या बोल रहा है, जॉब टाइटल इज द नेम ऑफ रोल यू ज्वाइन, नॉट कंपनी नेम। गाइस ध्यान रखना, अगर आप किसी जॉब का टाइटल जो होता है वो कभी कंपनी का नाम नहीं दिया होता है उसमें, ऐसा वो आपके लिए जो टाइटल दिया जाता है ना, इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको, तो उसमें आपके जो टाइटल लिखा रहता है वो आपका, आप किस चीज़ के लिए हायर हो रहे हो, रोल यू ज्वाइन, वो आपको उसमें जॉब का टाइटल देना होता है, ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स। लोकेशन का मतलब, अगर जॉब में क्या, लोकेशन का मतलब क्या होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, नेम और प्लेस। लोकेशन मतलब प्लेस होता है गाइस जॉब में। वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया जाता है कि आप कहाँ पे आना है आपको इंटरव्यू के लिए। तो इसमें जॉब मीन्स लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स नॉट अ नेम, नॉट अ डिस्क्रिप्शंस, नॉट अ टाइटल, दैट्स कॉल्ड प्लेस। ओके, ये भी क्वेश्चन आया था आपके इसी 27 तारीख के एग्ज़ाम को। वो स्टूडेंट मेरा जो था उसने बताया था कि सर ये आया था, तो मैं आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, स्पीक एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क प्लेसेस। आपको यहाँ पे ये भी आना चाहिए कि अगर आपको बोलना आना चाहिए और अपनी इंफॉर्मेशंस को अपने वर्क प्लेस के सभी एम्प्लॉयज़, वर्कर, सबको समझाते आना चाहिए, ठीक है। आपको उनके सामने आप बोल सको अच्छे से, बी प्रिपेयर होके। तो ये स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ियाँ हैं जिसको आपको समझना चाहिए और आपको ये चीज़ आनी चाहिए, तभी आप एक बेस्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं, ठीक है। अब 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ यू वर्क इन अ लार्ज एंड अ पॉपुलर कंपनी, व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जो कि लार्ज और पॉपुलर कंपनी है, ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस, तो आपको किस तरह की जानकारी अपने वर्क प्लेसेस पे शेयर करनी चाहिए। टाइप ऑफ जॉब्स एंड कंपनी नेम, एंड नेम ऑफ द वर्क प्लेस अलोन, या लोकेशंस, या नॉन ऑफ द एबव। आपको क्या करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। आप लोग आंसर देख के गाइस मत जवाब देना, अपना थोड़ा समझो, इसलिए मैं आपको समझा भी रहा हूँ ना क्वेश्चंस को। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत पॉपुलर कंपनी है, तो आप अब जो अपने एम्प्लॉई, अपने वर्क प्लेसेस पे जाके आप अपनी किस तरह की, अपने मतलब किस तरह की एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, तो उसको आपके अकॉर्डिंग क्या इसमें से अच्छा है, टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड कंपनी नेम्स, या नेम ऑफ द वर्क प्लेस अलोन, या लोकेशंस, या नॉन ऑफ द अभियान में से ऐसा कुछ नहीं। तो इसका जो आंसर है वो टाइप ऑफ जॉब्स एंड कंपनी नेम से बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़, आप किसी कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये कंपनी का नाम बहुत ही अच्छा है, या यहाँ इस कंपनी में कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, या आपको यहाँ पे कैसे अपना कैसे रूल बनाना है, या मतलब सॉरी रूल बना हुआ है तो आपको उसको कैसे फॉलो करना है, या आपके कौन से मैनेजर हैं, ये सारी चीज़ों को आपको उनसे बोलना आना चाहिए। वर्क प्लेसेस पे आपको अपनी इस इंफॉर्मेशंस को देना आना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप वर्क प्लेसेस पे काम कर रहे हो, अगर आपको वहाँ का मैनेजर बना दिए, तो आपको वहाँ पे सबके सामने बात करना आना चाहिए, अपनी बात रखना आना चाहिए। तो ये आपका एक स्पीक एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्क प्लेस, तो ये आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ दिस इज अ नॉट अ पॉजिटिव वर्ड्स अबाउट योर वर्क। इनमें से ऐसा क्या है जो कि आपका एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है आपके काम के प्रति। फन, एक्साइटिंग, बोरिंग और इंटरेस्टिंग। बोरिंग, कोई काम उदास होकर नहीं करना चाहिए यार कि यार बहुत ख़राब है, बहुत बोरिंग काम है, मैं नहीं कर सकता, तो ये आपके काम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं 93 नंबर, अ पर्सन हु वर्क्स विथ अस इज अ फ्रेंड्स, को वर्कर, फैमिली, नॉन। अगर आप कोई पर्सन वर्कर आपके साथ काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, को वर्कर बोलते हैं, फ्रेंड नहीं होता वो, ठीक है। अब हम फट बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, राइटिंग एप्लीकेशंस एंड कवर लेटर्स, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स कॉल्स विल बी डैश फॉर्मेट,
जो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, मतलब ये जो हमारा टॉपिक ली है वो टॉपिक क्या है कि राइटिंग एप्लीकेशंस एंड कवर लेटर्स। आपको एप्लीकेशन यानी आवेदन लिखना आना चाहिए और कवर लेटर्स भी लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए 96 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल्स विल बी इन डैश फॉर्मेट, पेपर फॉर्मेट, डायरेक्ट फॉर्मेट, इनडायरेक्ट फॉर्मेट, इन पर्सन्स। आपको पता होना चाहिए कि आप जानते हो कि आज के डेट पर भी गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं या ऐसी जॉब रोल्स जो आते हैं, तो वहाँ पे हमेशा आवेदन ही दिए जाते हैं जो कि एक पेपर फॉर्मेट में ही होता है। वहाँ पे आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट या ऑनलाइन के थ्रू आप नहीं दे सकते सारे पेपर के फॉर्मेट्स, ठीक है। अब 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ इंट्रोडक्शन लेटर इज अ ईमेल, कवर लेटर, लेटर, मेल। अगर किसी भी लेटर्स का इंट्रोडक्शंस, क्या इंट्रोडक्शंस मतलब लेटर को इंट्रो क्या होता है, कवर लेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब 98 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, व्हेन यू इंटरेस्टेड इन अ वर्किंग फॉर अ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए इच्छुक हैं तो यू विल राइट अ एप्लीकेशन, रेफरल, लीव या प्रोस्पेक्टिंग। आप क्या लिखते हो, प्रोस्पेक्ट करते हो ना कि यार मैं बंदा हूं और मुझे काम करना है, तो यहाँ पे आप प्रोस्पेक्ट के रूप में एक लेटर लिखते हो, ठीक है। अब तो गाइस मैं अभी इतने ही वीडियो बनाऊंगा, बाकी के ये वीडियो अभी तक के लिए इतना ही है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये थोड़ा टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे क्लैरिफाई करूंगा और इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे ये आपको पूरा से इसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप लोग उसका इंतज़ार करिए, पार्ट 2 का जल्दी मैं उसको लेके आऊँगा। और आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग हमारे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों की मदद हो सके। और आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। और आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको सारे रिप्लाई दूंगा। और आपको किसी भी ट्रेड्स के हो, किसी भी ट्रेड्स, दैट मीन्स एवरीवन, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन बैंक वाले, मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मॉक टेस्ट दूं तो मॉक टेस्ट के लिए भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। मेरे आप डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट वाले इसमें आपको लिंक मिल जाएगी जो कि आप मिनी मॉक टेस्ट के थ्रू दे सकते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान रखिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। बे मेरी तरफ से आप सभी को ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू।